सभी को हमारा नमस्कार। जितने भी भाई बहन हैं, एक बार हमारा सादर नमस्कार। एक्चुअल में आज हम एल्कीन और एल्काइन के बारे में डिस्कशन करने के मूड में हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, वो समझ में जरूर आएगा। तो इसलिए आप हमारी पूरी लाइव सेशन के क्लास में रहिएगा। सभी को एक बार नमस्कार। सभी का फिट भी जैसे हमारे इस क्लास में रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और ये भी उम्मीद करता हूं कि उनको कुछ बातें समझ में भी आएंगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने इस चैप्टर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन में एल्कीन, क्योंकि एल्कीन हमने डिस्कशन ऑलरेडी पहले से कर लिया था, इसलिए हमें टॉपिक एल्कीन डिस्कस करना है। नोट्स आप करिए, जन कैसे जानते हैं इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है। देखिए, 1 मिनट का समय दीजिए बस। सभी लोग आ गए हैं, सभी लोग आ गए हैं, सादर प्रणाम। ठीक है, वेरी गुड। जरा मैं अपना ऐप ऑन कर लेता हूं, फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा जी। ठीक है प्रतिष्ठा जी, ऐड कर दिया जाएगा आपको। आज चूंकि दिन भर बाहर रहे हम, इसी वजह से ना आपसे बात कर पाए ना। राहुल विश्वकर्मा जी नमस्कार। सभी को नमस्कार जी। सब लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैं जरा ऐप ऑन कर लेता हूं। एक आप मुझे समय दे दीजिए बस। एक बार भी लैपटॉप ओपन नहीं किया ना आज दिन भर में। बस 1 मिनट लिख दूं जरा। हाइड्रो कार्बन लिख देता हूं। अरे यार, थोड़ा देर में बतिया लियो, कौन आफत आ रही यार। बातें ही तो करना है, कभी कभी आंखों में भी कर लिया करो। अपनी पत्नी से कहना कि सर कह रहे थे कभी कभी बातें आंखों से भी कर ली जाती हैं। आंखों आंखों की बातों में जो मजा है वो बात तो मुंह से करने में कहां है। हाइड्रोकार्बन्स की बेटा अगर मैं बात करता हूं तो हाइड्रोकार्बन्स का जो फार्मूला है, मैं अपनी शेयर कर रहा हूं आपको पीडीएफ। पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, देखिएगा आपको दिखाई शायद दे रही होगी पीडीएफ। अब हाइड्रोकार्बन्स का अगर हम जनरल फार्मूला की बात करते हैं तो इनका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2
N, यही तो है ना। बताइए भाई, अगर जनरल फार्मूला की बात चल रही है तो जनरल फार्मूला आपको पता होगा कि क्या है, CnH2n है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं इसको, ऐसे करके, बस ठीक। यहां पर मैं लिख देता हूं इनका जनरल फार्मूला CnH2n, यही जनरल फार्मूला है ना। गलत तो मैंने नहीं बोला, कुछ सही बोल रहा हूं। चलिए ठीक है। अब एक चीज और बताइए, अगर हम एल्कीन का नाम देते हैं तो एक नाम और भी दिया जाता है, इनका एक नाम है ओलिफिन। इन्हें ओलिफिन्स क्यों बोला जाता है ये बताएंगे आप प्रीति सक्सेना। ये ओलिफिन क्यों बोले जाते हैं, इस बात के बारे में आप जानकारी देंगे। ओलिफिन का मतलब अगर कहीं से भी आए तो यहां पर एक वर्ड है, ऑयल फॉर्मेशन की टेंडेंसी होनी चाहिए। ऑयल फॉर्मेशन की टेंडेंसी होनी चाहिए। और ऑयल फॉर्मेशन की टेंडेंसी का दूसरा मतलब भी निकाला जाता है, रिएक्टिव होते हैं ये, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू एल्केन, इसीलिए इनको बोला जाता है ओलिफिन। अक्षरा समझ में आ रही बात नहीं? एक चीज ये है, और दूसरी चीज भी करते हैं इनकी रिएक्शंस की। अगर हम लोग ब्लिंक करेगी थोड़ी देर, स्क्रीन अपने आप सही आ जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें तो इनका एग्जाम्पल जो है वो आता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, ब्लिंक करेगी लेकिन आ जाएगी स्क्रीन, आप परेशान ना हो। लैपटॉप मैंने ओपन नहीं किया था और रीसेट भी नहीं हो पाया है आज। हाँ, स्क्रीन गायब हो जा रहा है बार बार, मैं जान रहा हूँ इस चीज को। स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ, रुक जाइए। गड़बड़ा रही है आज बहुत। आज एक्चुअली मैं भी लेट आया तो मैंने अपना लैपटॉप, ये 2-3 दिन से है प्रॉब्लम, इसको आज मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। आप थोड़ा सा बस भरोसा रखिए। चलिए देखिए, अब आपको स्क्रीन दिखाई देगी एकदम बढ़िया वाली, आप टेंशन ना लें, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। चलिए देखिए, हाइड्रोकार्बन्स मैंने ब्लैक कर दी है स्क्रीन, इसलिए अब दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हमने बोला कि इनका जो जनरल फार्मूला होता है, वो जनरल फार्मूला आपको पता होना चाहिए, CnH2n होता है। और इनको हम लोग ओलिफिन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ओलिफिन लिखे दे रहा हूँ। कंडीशन मैंने बताई थी कि ये ऑयल फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखते हैं, इसीलिए इन्हें ओलिफिन बोला जाता है। और दूसरी चीज भी मैंने आपको बताई थी कि इन्हें अगर हम लोग थोड़ा सा ये भी कहें कि ओलिफिन होने के बाद भी ये रिएक्टिव भी बोले जाते हैं, तो कोई दो राय नहीं है कि इनका नेचर जो होता है वो रिएक्टिव नेचर माना जाता है। कैसा माना जाता है? रिएक्टिव माना जाता है। इतनी बात तो आपको समझ में आती होगी। तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनमें खास बात है कि डबल बॉन्ड की कंडीशन होती है। जैसे मैंने एक जनरल कंपाउंड आपको बताया C2H4, इसको हम लोग प्यार से इथीन में, मेरी वॉइस आ रही है ना, इथीन भी बोलते हैं, इसको हम लोग इथाइलिन भी बोलते हैं। या तो इथीन बोलिए या इथाइलिन बोलिए। इसके अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूं तो स्ट्रक्चर हमें ये वाला समझ में आता है कि ये वाला स्ट्रक्चर रहा होगा। और इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आती है। ये सब बातें कॉमन है और यहां पर मुझे ये सब बातें बताने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहां एक चीज जरूर बताएंगे। एक एल्कीन आपके सामने CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और एक एल्कीन आपके सामने CH3 सिंगल बॉन्ड CH
डबल बॉन्ड CH2 है, दोनों में डिफरेंस बताइए, कार्बन के नंबर के हिसाब से नहीं, इनके सिमेट्री के हिसाब से बताइए ये कौन सी है। अगर मैं आपसे कहूं एक एल्कीन, ये भी मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, तो आप मुझे बताएंगे ये किस तरीके की एल्कीन दोनों मैंने लिखी हुई है। आप जान पा रहे होंगे, अच्छी तरीके से जान पा रहे होंगे कि ये दोनों सिमेट्रिकल हैं और ये वाली एसिमेट्रिकल है, यानी कि अनसिमेट्रिकल भी बोल सकते हो। ये वाली अनसिमेट्रिकल है और ये वाली जो दोनों हैं, इधर वाली दोनों, ये आपकी कैसी हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन है। इतनी बात सबको समझ में आती है। ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आगे आने वाले कंडीशन में आपको ये चीज नोट करने को यहां पर मिलेगी कि भाई ये एक्स्ट्रा चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हुए पेज नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं इस पर। ठीक, चलिए अब यहां पर आपसे बात कर देते हैं, 1 मिनट का समय दो आप जी। यहां देखो, अब हम बात करें कि अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो स्ट्रक्चर में सिग्मा और पाई बॉन्ड भी आपको पता होने चाहिए, कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो चलिए यहां पर हम लोग कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है बताएंगे, जरा बोलिएगा इसके अंदर कितने सिग्मा है और कितने पाई है, कौन बताएगा इसके अंदर कितने सिग्मा कितने पाई है। एक सिग्मा बॉन्ड हमारा ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला हमारा सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला हमारा सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये हमारा सिग्मा है, ये हमारा सिग्मा है। तो टोटल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 5 सिग्मा निकल करके आ रहे हैं और यहाँ पर एक हमारा पाई बॉन्ड निकल करके आ रहा है। इसी तरीके से बिल्कुल मर्दन सिंह जी, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। इस कंपाउंड के अंदर जो मैंने यहाँ पर लिखा है टोटल कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे, जरा आप हमें बताएंगे कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने हैं। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बताएंगे आप, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर कितने हैं, 3 4 5 6 7 8, मुझे लगता है कि 8 सिग्मा बॉन्ड हैं और यहाँ पर यानी कि 2 1 3 और 1 4 और 1 5 और 3 8, 8 सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड यहाँ पर भी एक ही दिखाई दे रहा है। अगर आप ओपन करके भी देखोगे तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में जरूर आएगी कि आखिरकार कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड यहाँ पर उपस्थित हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात नहीं? तो चलिए अब इस स्ट्रक्चर के होने के बाद भी हम आपको बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये सब आपको बता ही चुके हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब एक बात हमें बताओ, अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग बात कर लेता हूँ, सब चीजें आज डिटेल में थोड़ी डिस्कशन करूंगा आपसे। ये मैंने यहाँ पर बॉन्ड बना दिए। अब आप मुझे इतना बताइए कि अगर मैं आपसे कहता हूं यहाँ पर कि ये बॉन्ड लेंथ, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो ये बताओ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में दूरी कितनी मानते हैं आप लोग, दूरी कितनी मानते हैं? 1.34 एंगस्ट्रॉम मानी जाती है डबल बॉन्ड के बीच की दूरी। अब ये एंगल तो सबको याद है कि सर ये वाला एंगल जो होगा लगभग 120 डिग्री के आसपास होगा। ये वाला एंगल सब जानते हैं कि 120 डिग्री का होगा, लेकिन इस एंगल की जानकारी अगर आपको है कि बताओ कि ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल बहुत कम लोगों को याद है, लगभग 118 डिग्री है। कुछ किताबों ने 117.5 डिग्री इसको नोटिस किया हुआ है। तो एंगल आपको जरूर पता रहने चाहिए, एंगल जरूर पता रहे कि किसमें कौन सा एंगल है। तो मैं आपको बताने की कोशिश ये करूंगा यहाँ पर कि ये वाला एंगल 120 डिग्री या 121 डिग्री माना जाता है, लेकिन ये एंगल थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, इनके बीच का एंगल थोड़ा इससे कम माना जाता है। ये बात आप नोट करके रखिएगा, बहुत ही जरूरी बात है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो एल्कीन होती हैं, अगर हम एल्कीन को नोटिस करें तो आप ये जानिए कि एल्कीन जो शो करती हैं वो कौन सी आइसोमेरिज्म शो करती हैं, वो भी आप जानिए, आइसोमेरिज्म। तो एल्कीन अधिकांशतः ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करती हैं। कौन सी आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को प्रदर्शित करती हैं। ये बात आप नोट करके रखिएगा, जिसमें हमने आपको सिस फॉर्म पढ़ाई है,
जिसमें हमने आपको ट्रांसफॉर्म पढ़ाई है, जिसमें हमने आपको ईजेड सिस्टम पढ़ाया है, जिसमें हमने आपको सिन और एंटी बताए हैं। हमारी पुरानी रिकॉर्डेड वीडियोस में आप जाकर के देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा कि कौन सी कहां पर हमने बताई है। इज इट क्लियर? ये बात आपको समझ में आ जाती है, ठीक है ना। अब यहीं से हम बात करते हैं एल्कीन की स्टेबिलिटी की। देखो एक चीज आप जानो, जो एल्कीन होते हैं उनकी स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या है। तो हेडिंग हमारा हो जाता है यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या होती है इसको जानना बहुत जरूरी है ना। और दूसरी चीज है, हाँ, तो यहां पर स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं, स्टेबिलिटी की बात करता हूं तो आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, पता है? मोर एल्काइलेटेड एल्कीन या मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। इस बात को नोट करके यहां पर लिख देंगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। बाकी नोट्स आपको हमारे पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। यहां पर हमें आपको ये बताना पड़ेगा कि यहां हम आपको ये वाली पीडीएफ नहीं देंगे, हम आपको देंगे जो ऑलरेडी पहले से बनी है पीडीएफ। तो ये बताओ कि अब मैं जो ऑर्डर लिख रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये थोड़ा कम स्टेबल है। इसी तरीके से RCH डबल बॉन्ड CH2 ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब अगर यहां पर RCH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ये मैं कर देता हूं पहले एक तरफ रिप्लेसमेंट, यहां पर मैं R कर देता हूं, ये थोड़ी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। फिर यहां पर R2CH कर देता हूं, और फिर यहां पर डबल बॉन्ड, नहीं गलत हो गया, एक तरफ आप रिप्लेसमेंट करिए थोड़ा सा ज्यादा, यहां पर आपको करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग इस वाले कंपाउंड को। जरा देखिएगा आप लोग, रिप्लेसमेंट को भी ध्यान दीजिए कि हम यहां पर क्या लिख रहे हैं। यहां पर लिखना पड़ेगा हमें R2CH डबल बॉन्ड CH2। एक तरफ पूरा एक हमारा रिप्लेसमेंट हो गया, यानी यहां पर हमें अब H नहीं लिखना पड़ेगा, H हटाना पड़ेगा। तो यहां से हम H थोड़ा सा हटा लेते हैं, ये H हमने हटा दिया। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद हम लिखते हैं R2C डबल बॉन्ड CHR लिखें। कंफ्यूजन कहां, जहां पर भी लगे बताइएगा। इसके बाद हम आपको क्या करेंगे, उधर भी R2 कर दें, तो इसका मतलब फिर वहां पर भी हमारा हो जाएगा R2C डबल बॉन्ड C, और यहां पर भी आपका R2 हो जाएगा। तो ये हमारा बहुत ही स्टेबिलिटी, अब आप देख रहे होंगे ना कि जितने एल्काइल ग्रुप हम बढ़ाते चले जा रहे हैं उतनी ही स्टेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है। यहां पर एक चीज और नोट करना है कि जब हाइड्रोजन को हम लोग एल्कीन में ऐड करते हैं तो एल्केन बनता है, ये बात आप नोट करना, और हीट भी निकलती है उस समय। तो इसका मतलब है रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी, ये बात आप मुझे बताइए। अब यहां पर नोट करके मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये हमारे पास में इस तरीके से एल्कीन है। अब इसमें हम लोग हाइड्रोजन, हाँ बोल सकते हैं, यहां पर एल्केन बन गया, ये कंपाउंड बन गया है। तो अब ये जानना चाहते हैं कि यहां पर हीट रिलीज होगी या नहीं होगी। हीट रिलीज होगी या नहीं होगी? हीट रिलीज होगी, मतलब ये रिएक्शन जो है वो आपकी जतिंदर जी एक्सोथर्मिक होगी। इज इट क्लियर? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, इस बात को आप जानिए। अब इसी तरीके से आप जितने ज्यादा, अब आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि एल्कीन में हाइड्रोजन जोड़ा तो आपकी हीट ज्यादा रिलीज हुई, और अगर आपने एल्काइल ग्रुप वाले में जोड़ा हाइड्रोजन तो हीट कम रिलीज हुई। इससे ये पता लग जाता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसकी ज्यादा बॉन्ड ब्रेकिंग कंडीशन मानी जाती है। तो यानी कि बॉन्ड बनने की कंडीशन यहां बोली कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एल्कीन की जब मेजर की जाती है तो ये देखा जाता है कि उसमें हाइड्रोजन ऐड करना है, बॉन्ड बनता है और बॉन्ड टूटता है, दोनों बातें इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं।
अब हम बात करते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के। तो हेडिंग बना लेते हैं यहां पर, जनरल मेथड्स हैं हमारे, जनरल मेथड्स हैं प्रिपरेशन के। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की हम लोग बात कर लेते हैं, और यहां से क्वेश्चन एलटी ग्रेड में, हाँ एलटी ग्रेड में ज्यादा आते हैं। ठीक है, एलटी ग्रेड में क्वेश्चन बहुत आते हैं, जीआईसी लेक्चरर में भी आपको मिलेंगे। नंबर 1 सबसे पहला और इंपॉर्टेंट मेथड है जिसका नाम है, आप हमें अगर याद है तो बताइए, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। सबसे पहला मेथड हमारा है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल के डिहाइड्रेशन की बात यहां पर चलेगी। नंबर 1 सबसे पहला मेथड और इंपॉर्टेंट मेथड माना जाता है। वैसे अगर हम कॉमन रिएक्शन की बात करें तो कॉमन रिएक्शन आपको ऐसे दिखाई देगी कि यहां पर मैं H ले लेता हूं, यहां पर H, यहां पर H ले लिया, यहां पर भी H, यहां पर OH ले लिया। ये आपका इथेनॉल है। दीक्षा देखो, इसे इथेनॉल बोलते हैं ना। इसको हम लोग गर्म कर देते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में और टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे ही हाँ, जैसे ही, ठीक है प्रतिष्ठा, जैसे ही मान लीजिए 170 पर आपने इसे गर्म किया तो यहां से आपको वाटर रिलीज करना पड़ेगा, और रिलीज करने के बाद जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे वो प्रोडक्ट यहां पर आपका एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, हाँ 160 से 170 है, ठीक है, आपकी बात से हम सहमत हैं। यहां पर आप लोग इसे H2O को रिलीज कर दीजिएगा। ठीक, बात आपको समझ में आ रही, H2O को यहां से आप रिलीज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बन गया। अब आखिरकार जो कंपाउंड ये बना है, जो कंपाउंड यहां पर बना है, इसकी मैकेनिज्म क्या रही होगी और कैसे ये बना होगा, इसको भी समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जरा इसको भी समझ लेते हैं हम लोग, क्या मैकेनिज्म इसकी रही होगी, वो समझना हमारे लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ अब आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एल्कीन बना कैसे। सबसे पहले हम यहां पर H पॉजिटिव लेंगे जो H2SO4 से आया होगा, तो यानी इथेनॉल को हम लोग प्रोटोनेटेड कराएंगे, यानी CH3 CH2OH हमने लिया और इसको H पॉजिटिव से हमने रिएक्शन कराया, प्रोटोनेशन बोला गया इसे। अब आप बताएंगे इसे क्यों प्रोटोनेशन बोला गया। प्रोटोनेशन बोलने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन का एडिशन हो रहा है, CH3 CH2O और यहां पर H, यहां पर H, और ये हो गया आपका पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया, इट इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब इसके बाद करना क्या है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसे हीट कर देना है, और जैसे ही हीट होगा ये यहां से वाटर रिलीज हो जाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा। इज इट क्लियर, मेरा कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको। ये यहां से मैंने वाटर को रिलीज कर दिया, इस तरीके से ये वाटर रिलीज हो गया। जब ये वाटर रिलीज हो गया तो इथाइल कार्बोकैटायन बन गया, और इथाइल कार्बोकैटायन अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये डीप्रोटोनेट कर देता है, H पॉजिटिव निकाल देता है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो आता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो सिंपल सी मैकेनिज्म है, बहुत बड़ी मैकेनिज्म नहीं है इसके लिए, बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। एक तो ये मेथड कहलाता है नंबर 1। नंबर 2 मेथड की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो नंबर 2 मेथड है डिहाइड्रेशन की जगह डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कर सकते हो आप। तो यहां पर हेडिंग बना देते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। अब डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। तो अब यहां पर नाम बता रहा है कि हाइड्रोजन भी रिमूव होगा, फॉस्फोरिक एसिड के साथ भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ले सकते हैं फॉर फॉस्फोरिक एसिड। अब यहां पर आपको करना क्या है, डिहाइड्रो में हमें हाइड्रोजन भी रिमूव करना है, हैलोजन भी रिमूव करना है। तो इसका मतलब हुआ ये रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है, जिसे आपने बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी पढ़ा होगा। यस और नो, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से पढ़ा होगा। इस रिएक्शन से भी क्या है, जब हमने एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराई, कौन सा KOH, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराई, तो H यहां पर लगा, H यहां पर लगा, C यहां पर लगा, डबल बॉन्ड
यहाँ पर C आया, यहाँ पर H आया, यहाँ पर H आया, ठीक। तो यहाँ पर निकल जाता है आपका, एक तो KBr निकलता है और एक निकलता है यहाँ पर H2O। कोई समस्या प्रीति बताइए, समझ में आई बात नहीं? अब इसकी भी एक मैकेनिज्म है, इसकी मैकेनिज्म भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि इसकी रिएक्शन को समझना पड़ेगा कि आखिरकार जो ये बना रहा है, ये बनाने का रीजन क्या है। अभी यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि डिहाइड्रोजनेशन जब हुआ तो ये K पॉजिटिव में टूटा होगा, OH नेगेटिव में टूटा होगा। यहाँ पर OH ने इस पर यहाँ से H पॉजिटिव लेके गया तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ होगा, ये Br यहाँ से निकला होगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? जैसे OH नेगेटिव ने जब इस पर अटैक किया होगा तो ये H पॉजिटिव निकला होगा यहाँ से, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ये Br नेगेटिव निकला और KBr के साथ में चला गया होगा। ये मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैंने प्रोडक्ट ये वाला लिया है, समझिएगा, अगर मैंने रिएक्टेंट ये वाला लिया हुआ है CH3C, मजा आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? यहां पर मैंने ये वाला रिएक्टेंट ले लिया है। इस रिएक्टेंट को अगर मैं एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन कराता हूं, एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन कराता हूं, तो मुझे बताइएगा कि प्रोडक्ट यहां से क्या रिलीज होने वाला है। तो आप बताएंगे कि सर यहां से तो भाई अगर हम सॉरी यहाँ Br जोड़ना था मुझे, वेरी वेरी सॉरी, मैंने एल्कीन ही बना दिया, वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, मैं ध्यान से उतर गया, मैंने एल्कीन बना दिया। एल्कीन मुझे नहीं बनाना, मुझे एल्कीन दिखाना है कैसे बनता है एल्कीन। देखो यहां पर क्या करना है, यहां पर एक ऐसा करो कि Br लगा लेते हैं, यहां पर एक Br लगा लेते हैं, यहां पर एक C और यहां पर 3 H लगा लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे लगा लेते हैं। अब बताइए इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनने वाला? भाई वो तो सिंपल सी बात है कि यहाँ तो CH3 ही रहेगा, यहाँ पर C रहेगा, यहाँ C रहेगा, यहाँ पर H बन जाएगा, यहाँ पर H, बाकी आपका KBr भी निकलेगा और साथ में यहाँ पर एक H2O भी निकलेगा। इसको आप लोग जानते हो 2-मिथाइल प्रोपीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं कि तीसरा पॉइंट में आपने पढ़ा होगा कि बाई पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। तो फ्रॉम एल्काइन अगर हम देखते हैं फ्रॉम एल्काइन में, तो मैं अब आपसे कुछ पूछूंगा तो जरूर बताइएगा। ये बताइए एक रिएक्शन में मैंने यहाँ पर एल्काइन लिखा हुआ है और इस एल्काइन की रिएक्शन मैंने हाइड्रोजन से कराई है, तो क्या ये मैंने रिएक्शन सही लिखी है कि गलत लिखी है, ये बताइएगा। हाँ हीट निकलती है, लेकिन अब यहाँ पर हीट की बहुत आवश्यकता जितेंद्र जी नहीं है, हीट यहाँ पर बहुत जरूरत लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो यहाँ पर जरूरत होगी मैं लिखूंगा। ये मैंने यहाँ पर बनाया, तो ये रिएक्शन सही है या गलत है? सही है कि गलत है? देखो अगर यहां पर मैंने लिखा PD और BaSO4 तब तो ये रिएक्शन सही है, और हीट किया तब तो ये रिएक्शन सही है, ठीक। और अगर मैंने यहां पर ये प्रोडक्ट ऐसे ही लिखा और कैटलिस्ट यहां पर निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम लिखा, तो फिर प्रोडक्ट आपका एल्केन बनता है। इस बात का ध्यान देना। इसको हम बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, इसको हम बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट के नाम से ये जाना जाता है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक तो ये रिएक्शन समझिएगा। इसके बाद चौथी रिएक्शन भी आप जानिए कि अगर हमारे पास में सपोज कर लेते हैं, डायरेक्ट मैं रिएक्शन लिख रहा हूं क्योंकि नोट्स तो आपके पास ऑलरेडी हैं ही और PDF फॉर्म में भी हम अपलोड करते हैं। तो ये CH2 हमने Br यहाँ पर लिया, अगर इसको हमने जिंक से हीट कर दिया, जिंक के साथ में इसको हमने हीट कर दिया, तो यहां से Br2 निकल जाता है और CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शेष मुनि जी एक बात बताइए, अब हम चाहते हैं इसी तरीके की एक रिएक्शन आप मुझे बताओ जिससे ये प्रोडक्ट बन जाए। अगर आपको ये प्रोडक्ट बनाना पड़े, मैं सबसे सुनना चाहता हूं कि ये प्रोडक्ट अगर हमें बनाना पड़े तो आपको क्या रिएक्टेंट लेने पड़ेंगे, ये मैं जानना चाहता हूं। रिएक्टेंट सेम रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये मैंने यहां पर हीट किया,
यहां पर मैंने ZnBr2 भी निकाला। यहां रिएक्टेंट का नाम अगर आपने बता दिया, एल्कीन कौन सा ले हम, तो हम समझ जाएंगे कि आपने पूरा कंसंट्रेशन के साथ हमारे साथ पढ़ाई की है। जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए। एल्कीन कौन सा लेना पड़ेगा यहां पर? कोई बता पाएगा? नहीं जितेंद्र जी, नहीं। अगर सेम रिएक्शन की बात आई है तो लेना पड़ेगा हमें CH3CH, एक Br ये, एक Br ये, 1,1 डाइब्रोमो इथेन के 2 मॉलिक्यूल और 2 जिंक लेने पड़ेंगे। यहां पर भी Br, यहां पर भी Br, यहां CH3, तब निकलेगा यहां पर प्लस का 2 ZnBr2, तब हमारी रिएक्शन कॉमन आ पाएगी। समझ गए ना बात? तो यही ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अब 5वां मेथड आपको पता होना चाहिए, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस पर। तो ये बताइए, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस की अगर मैं बात करता हूं, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में जब एल्कीन बनाया जाता है तो सोडियम सक्सीनेट लेते हैं या मैलिएट लेते हैं, फ्यूमरेट लेते हैं, इतना आप बताइए। तो CH2COO Na मैंने ले लिया, यहां पर सिंगल बॉन्ड CH2COO Na मैंने ले लिया। अब इसकी रिएक्शन मैंने करा दी वाटर से और इसमें पास कर दिया इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसे ही मैंने इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया मतलब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा दी। अब इलेक्ट्रोलिसिस जैसे ही कराई तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एक तो यहां से अगर मैं वाटर को ऐसे लिखूं तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर रहेगा, वाटर को अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो कैसे लिखता हूं मैं, यहां पर HOH, यहां पर भी HOH। ठीक है, अब यहां नोटिस करो कि मैं एक तो यहां से NaOH निकाल दूं, एक देखो यहां से NaOH, 2 मॉलिक्यूल NaOH के निकल गए, एक ये CO2 निकल गया, एक ये वाला CO2 निकल गया, एक यहां से हाइड्रोजन। बिल्कुल रिएक्शन का वो हसर कर दो कि रिएक्शन पूछे कि आखिरकार हम किसके हाथों चढ़ गए थे। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया और साथ में बना हमारा यहां पर 2 CO2 बने और साथ में 2 NaOH बने और एक निकली यहां पर हाइड्रोजन। तो अब आपको पता हो गया होगा कि ये बन गया इथीन। तो ये रिएक्शन कहलाती कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है और हाई एल्केन की क्रैकिंग से भी बन जाता है ये कंपाउंड। अब एक रूल आपको याद होगा, सेटजेफ रूल जरूर याद होगा, तो हम बात कर लेते हैं यहां पर सेटजेफ रूल की। सेटजेफ रूल ये क्या कहलाता है? सेटजेफ रूल कौन बताएगा कि व्हाट इज सेटजेफ रूल? सेटजेफ रूल ये कहलाता है कि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज प्रीडोमिनेंट। ठीक है, जब हम लोग बीटा एलिमिनेशन करते हैं तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होती है वो ऑलरेडी, हाँ, मोर मिथाइल ग्रुप में मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज प्रिफर्ड बोलते हैं, सिंपल सी बात है। व्हेन, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, व्हेन dehydrohallucination, when dehydrohallucination of alkyl halide takes place, then more alkylated alkene is obtained। ये बात तो क्लियर होगी ना, कोई परेशानी तो नहीं है। अब जैसे मान लेते हैं कि यहां हमने CH3 लिया, यहां हमने CH लिया, यहां पर भी CH3 लिया, यहां सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर हमने यहां Br लगा दिया या Cl भी लगा सकते हो, ये CH3 लिया। अब अगर हम इसको एक काम करें
कि अगर एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन करा दें तो हमें दो प्रोडक्ट यहां पर संभावित हैं। एक तो ये मिलेगा CH3 CH3 और यहां C डबल बॉन्ड C और एक तरफ H आ जाएगा और एक तरफ यहां CH3 आ जाएगा। एक तो ये मिल सकता है, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट हमें ये भी मिल सकता है CH3, यहां पर CH, यहां पर भी CH3, यहां पर H और डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ कौन सा ज्यादा मिलेगा? ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है, डिहाइड्रेशन नहीं है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाता है जितेंद्र जी, ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाता है। ये पहला वाला ब्यूट 2 इन, ये कहलाता है ब्यूट 2 इन, ये लगभग 80% मिलेगा और ये मात्र हमें 20% मिलेगा। मेजर ऊपर वाला होगा क्योंकि वही मोर एल्काइलेटेड कहलाता है, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम लोग हॉफमैन्स रूल की, ये सेटजेफ रूल है और एक हॉफमैन्स रूल भी होता है। यहां पर हॉफमैन्स रूल ये कहता है कि जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड हो वही एल्कीन प्रीफर किया जाता है। इस केस में जब वहां पर हमारा एन एल्काइल वाला कंपाउंड लगा होता है, उसके केस में वो हमेशा वो बनाया जाता है जो लीस्ट सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। तो हॉफमैन्स रूल क्या कहता है बताएंगे आप लोग? व्हाट इज हॉफमैन्स रूल? कोई बताएगा हमें यहां पर हॉफमैन्स रूल क्या है? यहां पर जानकारी दीजिए हमें, व्हाट इज हॉफमैन्स रूल? अभी आपने नाम भी लिखा था किसी ने, मैंने ध्यान नहीं दिया, किसी ने नाम लिखा था कि हॉफमैन्स रूल भी होता है, ठीक। मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल। चलिए अब हम आपसे बात करते हैं, एक कंपाउंड मैंने यहां पर लिया है, CH3 लिया, यहां मैंने CH2 लिया, यहां मैंने CH लिया, यहां मैंने CH3 लिया, यहां पर N पॉजिटिव और एक काम और कर लेते हैं, यहां पर पॉजिटिव लगाया है तो CH3 का होल थ्राइस मैंने कर दिया, ठीक। अब हम चाहते हैं कि इसमें एल्कोहलिक KOH आप डाल दें, जैसे OH नेगेटिव आयन डाल दें। हाँ, अपोजिट होता है सेटजेफ का, ये तो बात सही है। अब अगर ऐसी कंडीशन पैदा होती है तो हमें क्या करना चाहिए? देखो यहां से N ये वाला हिस्सा आप अलग कर दीजिए। जब आप ये हिस्सा अलग कर देंगे तो कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनने के चांस होंगे वो आप देखिए ध्यान से। वो प्रोडक्ट आपका बनेगा, यहां पर CH3 आ जाएगा, यहां पर CH2 आ जाएगा, यहां पर CH, ठीक है ना, और डबल बॉन्ड यहां पर हो जाएगा आपका CH2 और बाकी एक H यहां से रिलीज होकर के और आपका यहां से वाटर निकल के जाएगा, OH के साथ में वाटर निकल जाएगा। तो टर्मिनल एल्कीन यहां पर बनते हैं, हॉफमैन्स में टर्मिनल एल्कीन बनाए जाते हैं, वही ज्यादा स्टेबल बनते, मतलब यहां पर वाटर भी निकलेगा, ये भी ध्यान देना कि -H2O निकलेगा तभी ये संभावित होगा, नहीं तो ये संभावित नहीं होगा। ये तो बात हो गई हमारी इनके प्रिपरेशन की। अब इनकी हम लोग प्रॉपर्टीज पर बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज पर बात कर ले, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत, पढ़े पढ़ाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज पर बात करें तो वो प्रॉपर्टीज क्या होंगी? एन का एन एल्काइल यानी ट्राई मिथाइल एमीन बना है ना, प्रीवियस पेज पर देखिए, ये NCH3 का होल थ्राइस बना है, इसको बोलते हैं ट्राई मिथाइल एमीन। एन का कुछ नहीं होगा, ये पूरा निकलेगा ट्राई मिथाइल एमीन करके निकलेगा। जयदीप जी आपने जो पूछा है, प्रॉपर्टीज की बात करें तो नंबर 1 पहली प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे, यानी कि हाइड्रोजिनेशन कराएंगे। अगर हम लोग हाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो हाइड्रोजिनेशन में आप जान रहे होंगे कुछ नहीं करना है, CHR RCH डबल बॉन्ड CHR मैंने लिया। इसमें अगर आपने हाइड्रोजन जोड़ना है तो यहां पर कैटालिस्ट चाहे निकेल रखो या प्लेटिनम हाई टेम्परेचर रखना, ये रिएक्शन आपकी एल्केन तक आपको लेकर के जाएगी। तो यहां पर CH2R हो जाता है। समझ में आई बात आपको? नहीं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं भैया, मेरी ऑफलाइन कोई नहीं चलती है,
ठीक। टेम्परेचर 300 से 400 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, 300 मान लीजिए आप, 300 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। दूसरी चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हमने यहां पर एडिशन हमें हैलोजन का कराना है तो ये भी जान लीजिए आप, सी डबल बॉन्ड सी, ये हमारा एल्कीन लिया और हम यहां पर Br2 का एडिशन कराना चाहते हैं, Br2 का एडिशन कराना चाहते हैं। तो अगर हम लोग Br2 का एडिशन कराना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए CCl4 की प्रेजेंस लगती है और यहाँ आपका प्रोडक्ट बन जाता है इस तरीके का। देखो यहाँ पर आपने Br ले लिया, यहाँ पर भी आपको Br जोड़ना पड़ेगा, ये एक प्रोडक्ट बनता है, सिंपल है, बहुत टिपिकल ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अब आप ये चीज जानिए अच्छी तरीके से, अगर रिएक्शन फ्लोरीन से की जाए तो बहुत रिएक्टिव होगी, यानी फ्लोरीन बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है और आयोडीन बहुत स्लो रिएक्शन करता है। यानी कि फ्लोरीन जो होता है हाईली रिएक्टिव माना जाता है, फ्लोरीन मोर रिएक्टिव माना जाता है इस रिएक्शन में, मोर रिएक्टिव, और एक्सप्लोसिव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि भैया एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव है। और अगर आप इसकी बात करें कि भाई आयोडीन की बात करें तो आयोडीन की कंडीशन ये है कि ये लीस्ट रिएक्टिव रहता है, लीस्ट रिएक्टिव रहता है। ये बात आप नोट करके रखिएगा कि एग्जामिनेशन में पूछी ना जाए। एक चीज आपको और नोट करनी पड़ेगी यहाँ पर कि जब इसकी मैकेनिज्म होती है तो इस मैकेनिज्म में साइक्लिक जो है ब्रोमोनियम आयन बन जाता है, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है। इस बात को भी आपको नोट करके रखना चाहिए। जैसे मैं आपको बताने की भी बात यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में भी आ जाए। ये मान लीजिए मैंने एल्कीन ले लिया और इस एल्कीन पर मैंने Br और इस तरीके से सिंगल बॉन्ड Br ले लिया। अब होता क्या है कि सपोज कर लेते हैं कि ये Br हाइड्रोलिटिक फिजन के द्वारा Br पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव बनाता है, तो ये वाला अगर यहां पर अटैक करता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक Br नेगेटिव और एक पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो कंडीशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं, बिल्कुल यू आर 100% राइट। अब यहां पर एक आप ये वाला प्रोडक्ट बनाएंगे C, सिंगल बॉन्ड C, और इस तरीके से यहां पर Br पॉजिटिव जोड़ देंगे और Br नेगेटिव यहां पर रिलीज कर देंगे। इतना याद रखेंगे आप लोग। इस कंडीशन को बोलते हैं, अब ऐसी कंडीशन बनती जो बनाई जाती है इसको हम लोग ब्रोमोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोमोनियम आयन बोलते हैं, ब्रोमोनियम आयन। तो इस बात को आप ध्यान देना कि दिस इज कॉल्ड ब्रोमोनियम आयन, ये ब्रोमोनियम आयन कहलाता है, पेपर में पूछा जा सकता है, संभावित है। अब यहां बेटा दो कंडीशन संभव है। कंडीशन नंबर 1 जरा देखना शेष मुनि जी, जयदीप देखना, अगर मान लो इसी कंपाउंड पर आपने Br नेगेटिव जोड़ दिया तो ये कंडीशन ये हो सकती है कि प्रोडक्ट आपके सामने अगर मान लो ये होता तो ये कंडीशन आ सकती है आपके सामने, यहां पर C, यहां पर एक तरफ इधर भी Br जुड़ जाए और इधर भी Br, एक तो ये कंडीशन है। अगर मान लो आपने इस पर Cl नेगेटिव डाल दिया तो ये कंडीशन पॉसिबल है कि एक तरफ तो Br जुड़ा रहे और एक तरफ यहां पर Cl जुड़ जाए। बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसे हम लोग 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथेन बोलते हैं सेकेंड वाले को, और पहले वाले को हम लोग 1,2 डाइब्रोमो इथेन के नाम से जानते हैं। समझ गए ना बात? कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट आप बात समझें कि दूसरी रिएक्शन है यानी HX, यानी रिएक्शन विद HBr या HX भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। अगर एल्कीन आपका सिमेट्रिकल है और इसमें आपने HBr का एडिशन कराया तो कुछ नहीं, सिंपली आप जोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। एक तरफ Br जोड़ दो और एक तरफ आप H जोड़ दीजिए, कतई कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। अब अगर यही अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो जाए तो कौन सा रूल लग जाएगा ये बताएं सर। अगर मान लीजिए यहां पर हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया और फिर हमने HBr को जोड़ा, और जब हमने HBr को जोड़ा तो हमारा प्रोडक्ट यहां पर क्या बना,
CH3, यहां पर आपका CH और Br अब यहां पर जुड़ेगा। रूल का नाम है मार्कोनी-कॉफ रूल, जिसे हम शॉर्टकट में MKR के नाम से जानते हैं, मार्कोनी-कॉफ रूल के नाम से जानते हैं, है ना। यानी हाइड्रोजन हैलाइड व्हेन एडेड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, देन हैलोजन एटम या नेगेटिव पार्ट ऑफ द हैलोजन हैलाइड ज्वाइन टू दैट कार्बन which contain less number of या लो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यही तो है ना मार्कोनी-कॉफ रूल। लेकिन अगर यही काम हम लोग ऑर्गेनिक परऑक्साइड की प्रेजेंस में कर देते हैं तो ये AMKR के नाम से जाना जाता है, जिसे एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल भी बोलते हैं। अब ये इसका अपोजिट जुड़ जाएगा, CH3, यहां पर CH2, यहां पर CH2 और यहां पर Br। ये कंडीशन यहां पर तैयार हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। यही हमारा मेन प्रोडक्ट माना जाता है। ये कहलाता है एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल या खैरस इफेक्ट के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। किस इफेक्ट के नाम से? खैरस इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, ये सब इसके नाम है। ठीक है, तो अब आप ये कहिए कि मार्कोनी-कॉफ रूल जो है वो 100% हर जगह लागू नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ जगह एंटी मार्कोनी-कॉफ भी लग जाता है। अब एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल जो है वो HBr के केस में ही लगता है केवल, ये भी जान लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए इस बात को। एंटी मार्कोवनी जो है वो केवल HBr में ही लगेगा, HiH2O और किसी में नहीं लगता है। ये बात भी आप नोट कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। बाकी मार्कोनी-कॉफ हर किसी में लग जाएगा, चाहे वाटर में हो, चाहे HCl में हो, चाहे HI में हो, ये बात याद रखना। अब आपको याद रखना है कि HBr को छोड़ करके HFHCl, HI ये सब परऑक्साइड इफेक्ट नहीं शो करते हैं, ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं चलती है और यहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलती है। ठीक, ये बात आप नोट करके रखिएगा। अब आपको दूसरी चीज और बताएंगे। अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए पेपर में आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है, ये है क्वेश्चन। मान लीजिए मैंने ये प्रोडक्ट लिया, यहां पर CH रिएक्टेंट लिया CH3 CH, यहां पर मैंने CH3 लगा दिया। एक क्वेश्चन है, आंसर बताइएगा। सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड मैंने यहां पर CH2 लिया, इसमें मैंने HCl का एडिशन कर दिया। ठीक है, तो अब आप बताओगे कि एडिशन HCl का कितनी कंडीशन से संभव है? क्या प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? फटाफट बताएंगे तो एल्कीन हमारा जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। एल्कीन में अब बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, थोड़ा सा और बचा है, जल्दी जल्दी बताएंगे आप। यानी कि अगर हम देखें तो कायदे में तो Cl यहां पर जुड़ना चाहिए, यानी प्रोडक्ट यहां पर CH3 CH ये हो गया, यहां पर CH3 हो गया, यहां पर CH के नीचे Cl आना चाहिए और यहां पर आना चाहिए CH3, यानी कि 2 मिथाइल ब्यूटेन बनना चाहिए। ये है, ये किस रूल के अकॉर्डिंग जुड़ा है आप बताएंगे? किस रूल के अकॉर्डिंग जुड़ा है बताएंगे? विच रूल इज अप्लाइड? कौन सा रूल इसमें अप्लाई किया गया है बताएंगे आप लोग, बोलेंगे जी। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर। इसके बाद है आपका एडिशन ऑफ HOCl मान लो, या हम HOX ले लेते हैं, अब आप जो मानिए, कोई दिक्कत नहीं। HOX का अगर हम लोग एडिशन करते हैं या HOH का भी एडिशन करेंगे, तब भी पहले ऐसा करते हैं, पहले वाटर का ही कर लेते हैं फिर आगे करते हैं ना, पहले वाटर का कर लेते हैं। तो पहला एडिशन हम लोग HOH का करते हैं, तो यहां पर हम लिख देते हैं HOH का एडिशन जब करेंगे तो फिर प्रोडक्ट आपको सिंपल सा हाइड्रेशन कहलाता है। वो डिहाइड्रेशन था और यहां पर जब हमने वाटर को जोड़ा तो ये कहलाता है, यहां पर बताइए आप, ये यहां पर एक H बढ़ जाएगा और यहां पर C,
यहां आपका OH आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। यहां पर हाइड्रेशन मतलब वाटर का जुड़ना, सिंपल सी बात है, वाटर का जुड़ जाना। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट अब यहां जैसा चाहें वैसा बना लीजिएगा। अल्कोहल भी इसमें बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम एडिशन HOX का करते हैं तो एडिशन HOX का भी आपको पता रहना चाहिए। HOX का एडिशन का मतलब हुआ HOBr, HOCl, HOI एंड सो ऑन। जो आप चाहें वो आप समझ करके रिएक्शन लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैं ये कंपाउंड ले लूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लूं, बहुत सिंपल कंपाउंड है, बाकी आप समझदार हैं ही। और यहां पर मैंने HBr ले लिया। तो प्रीति बताओ बनने के क्या चांस है यहां पर? प्रीति वर्मा जी बताइए। एक तरफ तो मैं H लगा दूं, यहां पर भी H लगा दूं, यहां पर मैं Br लगा दूं, यहां पर मैं C लगा दूं, यहां पर H, यहां पर H और यहां पर मैं OH लगा देता हूं। ये प्रोडक्ट बनने के चांस हैं, बिल्कुल है ना, राइट। अब चाहे OH इधर जोड़ दो या उधर जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अनसिमेट्रिकल अगर हमने ले लिया तब क्या होगा? सिमेट्रिकल में कोई दिक्कत नहीं है, अनसिमेट्रिकल में क्या होगा? खेला यहां चलता है। पेपर में ये परेशान कर सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH। अगर मान लीजिए मैंने अनसिमेट्रिकल लिया, अब इसमें मैंने HOCl जोड़ दिया। अब HOCl जब यहां पर जुड़ा तो मोर नेगेटिव कौन है इसमें, बताइएगा? OH है ना, अजय प्रताप, वेरी गुड। तो यहां पर CH3, यहां CH, नीचे यहां OH जुड़ जाएगा और यहां पर आपका CH2Cl आ जाएगा। पेपर में ऑप्शन ये भी दिया जा सकता है कि यहां Cl या OH लगा दें। टर्मिनल में हमेशा हेलोजन लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑक्सीडेशन। जी वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। ये बताइए, अब ऑक्सीडेशन मैं कराने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं एक काम ये कर लेता हूं कि नंबर 1 ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 मैंने ले लिया। अब इसको मैं अगर एल्कलाइन KMnO4 से कराता हूं, एल्कलाइन KMnO4 का मतलब है यहां पर मैं वाटर लिख दूं, नेसेंट ऑक्सीजन लिख देता हूं और यहां पर लिख देता हूं KMnO4। जी बताइए, पानी पी लो जरा सा। यहां पर OH आ जाएगा, ग्लाइकोल या इथेन 1,2 डाइऑल बोला जाता है। और एल्कलाइन KMnO4 को क्या बोलते हैं? एल्कलाइन KMnO4 को क्या बोलते हैं? इतना नाम बताइए मुझे, एल्कलाइन KMnO4 को क्या बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट, वेरी गुड। एल्कलाइन KMnO4 जो है वो कहलाता है आपका बेयर्स रिएजेंट कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, बेयर्स रिएजेंट ये कहलाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आई आपके बात? नहीं, बिल्कुल ठीक, शाबाश। अब एक ऑक्सीडेशन अगर मान लो थोड़ी देर के लिए हम यहां पर ये वाला ले लेते, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें अगर हम करा देते एल्कलाइन KMnO4 का ऑक्सीडेशन करा देते इससे, तो भी यहां पर वही बनता जो आप सोच रहे होंगे। एक जहां पर डबल बॉन्ड होना चाहिए वहीं पर OH जोड़ना है, इसलिए ज्यादा सोचना भी हमें नहीं है। ठीक है, एक याद रखना। दूसरा है कि अगर हम ऑस्मियम का टेट्रा ऑक्साइड ले लेते हैं ना, ऑस्मियम का, यानी ये दूसरा हो गया। और अगर हम लोग तीसरी कंडीशन में चलते हैं तो यहां पर हम प्रोडक्ट रिएक्टेंट ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ले लिया मैंने। अब कंपाउंड लिया मैंने, यहां पर ऑक्सीडेशन मुझे कराना है और ये सेम कंडीशन में है
ऐसे करके। तो यहां पर भी सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। अगर ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड लेना है तब भी हमारा सेम इथेन 1,2 डाइऑल ही बनेगा। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बताओ, आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन याद है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछी जाती है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर मैं एक ही लाइन में लिखूंगा, ये दो स्टेप में, एक में हाइड्रोबोरेशन होता है और एक में ऑक्सीडेशन होता है। तो मान लेते हैं कि हमने यहां पर प्रोपीन लिया, इस पर अगर हम रिएक्शन BH3 यानी कि जो हमारा डाइबोरेन है उसका हम लोग BH3 B2H6 को तोड़ दें और BH3 को यूज कर लें, तो यहां पर प्रोडक्ट बन जाता है CH3 CH2 CH2 और यहां पर आ जाता है BH2। ठीक, ये कंपाउंड हमने बनाया क्योंकि एक H हमने यहां पर जोड़ दिया। इसको हम फर्दर रिएक्शन कराएं, अगर इसी कंपाउंड को दोबारा रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से कराएं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 का होल ट्वाइस और BH बनेगा। यहां पर क्या बनेगा? BH बनेगा। होल ट्वाइस यहां पर BH बन जाएगा। इसको फिर दोबारा रिएक्शन कराएंगे, इसको अगर हम दोबारा फिर रिएक्शन कराएं कंपाउंड को, तो फिर क्या प्रोडक्ट बनेगा? आप जान ही रहे हैं कि फिर एक बार 3 बार करानी पड़ती है रिएक्शन। आप अच्छे से समझदार बच्चे सब लोग हैं, बच्चे बोलना पड़ता है मुझे। अब मैं तो अपने आप को भाई यही मान रहा हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मुंह से मेरे बच्चा भी निकल जाता, बुरा मत मान जाना, बोले सर हमारे खुद के बच्चे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं। तो यहां पर होल थ्राइस भी बन जाएगा। इतना कहलाता हाइड्रोबोरेशन। अब ऑक्सीडेशन कराना है, ये तो हुआ हाइड्रोबोरेशन, मतलब नंबर 1 स्टेप हुई हाइड्रोबोरेशन। नंबर 2 स्टेप कहलाती है ऑक्सीडेशन। क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन कहलाती है। ऑक्सीडेशन में इसी कंपाउंड का जो बना है ट्राई एल्काइल बोरेन जो बना है, ठीक, ट्राई एल्काइल बोरेन यानी कि CH3 CH2 CH2, ये मैंने कंपाउंड लिया होल थ्राइस B, और आप इसको रिएक्शन करा दो H2O2 के साथ में। ठीक है, जैसे इसको यहां पर आप ऑक्सीडाइज करोगे, बेसिक मीडियम ले लेना, तो आपका बन जाएगा 3 लेना पड़ेंगे, तो 3 आपके प्रोपेनॉल बन जाएंगे। 3 ये वाला प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? और साथ में निकलेगा H3BO3 बन जाएगा। हाँ, ये एक्चुअल में जो रिएक्शन होती है ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करती है। बिल्कुल, यू आर एग्जैक्टली राइट। इसी तरीके से एक होती है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन भी होती है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। अब ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में क्या जोड़ते हैं, इतना बताओ। किससे रिएक्शन करती है? किससे रिएक्शन करती है इसमें? ये मैंने एल्कीन ले लिया। अब एल्कीन की रिएक्शन मैं कराता हूं, किससे कराऊं पता है आपको? मर्क्यूरिक एसीटेट लेना पड़ता है ना, मर्क्यूरिक एसीटेट लेना पड़ता है ना। तो यहां पर Hg ले लेता हूं और एसीटेट को O, चाहे OCO3 लिख दूं चाहे AC लिख दूं, एक ही बात है, होल ट्वाइस, और साथ में थोड़ा सा गंगा जल डालना पड़ता है, यही डालना पड़ेगा ना। तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा, एक तो कार्बन से जुड़ जाएगा यहां पर OH, और एक कार्बन से यहां पर आपका जुड़ जाएगा HgOAC जुड़ जाए। AC का मतलब है एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, अब आप यहां पर जैसे ही इसको जो प्रोडक्ट बना है इसको आप रिडक्शन करा दीजिए।
जैसे ही आप इसका NaBH4 ले लो, यानी डीमर्क्यूरेशन बोल सकते हो, डीमर्क्यूरेशन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हाइड्रोक्सी, अगर नाम जानना चाहो तो ये हाइड्रोक्सी मर्क्यूरेट है, हाइड्रोक्सी मर्क्यूरेट, एल्केन का हाइड्रोक्सी मर्क्यूरेट बोलते हैं। जो प्रोडक्ट बना है इसका आप डीमर्क्यूरेशन करा दीजिए। क्या करा दें? डीमर्क्यूरेशन करा दीजिए। और जैसे ही डीमर्क्यूरेशन कराएंगे तो यहां पर आपका OH तो मेंटेन रहेगा, बाकी सब कुछ मेंटेन रहेगा, इतना हिस्सा निकल के यहां पर H जुड़ जाएगा, तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। डीमर्क्यूरेशन में NaBH4 ले सकते हैं, NaH भी ले सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है, ये संभावना है। इसके बाद एक रिएक्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ओजोनोलिसिस। शेष मुनि जी बिल्कुल सही है। देखो यहां पर नेक्स्ट पेज पर बात कर रहा हूं मैं आपसे, ऑक्सीडेशन तो है लेकिन ऐसे बोले कि ओजोनोलिसिस फॉर्म में है, तो एक रिएक्शन है आपकी, पहले तो Ag2O से बता देता हूं, ऑक्सीडेशन विद Ag2O, Ag2O से बता देता हूं। अब Ag2O में क्या होगा, आप जानते हैं CH2 क्या बनता है, नाम बताओ जरा सब लोग, जल्दी जल्दी बता दो बहुत जल्दी। यहां पर हम लोग Ag2O डायरेक्ट लिख दें या यहां पर हाफ O2 लिख सकते हैं, और एरो पे हम Ag पाउडर लिख करके हीट कर सकते हैं, ठीक है। लगभग 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही हीट करना पड़ेगा। तो एक प्रोडक्ट बनता है, कोई बताएगा प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है? ये प्रोडक्ट बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग, कोई नाम बताओ इसको, इपॉक्साइड बोलते हैं ना, ना ना इपॉक्साइड बोलते हैं जयदीप, इपॉक्साइड बोलते हैं। अब ओजोनोलिसिस अलग चीज है ना, ओजोनोलिसिस जो आप बोल रहे हो वो ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट आपने हमें बताया है ना। क्लास समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं? किसी भी जो लोग उपस्थित हैं एक बार अटेंडेंस बोल दें कि सर हम हैं, इपॉक्साइड बनता है, बिल्कुल सही। जो लोग बोल रहे हैं वो तो हैं ही प्रेजेंट, मुझे पता है। देखो ध्यान दो, ओजोनोलिसिस में ध्यान दो, अक्षरा, मंजीत, सब लोग ध्यान दो। हमेशा यहां पर जहां डबल बॉन्ड हो वहीं पर ओजोन जोड़िए। हरिओम जी, जहां पर डबल बॉन्ड है वहीं पर ओजोन जोड़िए। तो मैं ओजोन ऐसे करके यहां पर जोड़ देता हूं, ठीक, ऐसे मैं घर बना देता हूं। इसको अगर मैं जिंक और वाटर से रिएक्शन करा देता हूं तो ये रिएक्शन जब यहां से, तो इतना हिस्सा अलग, इतना हिस्सा अलग टूट जाएगा, सही है ना, बिल्कुल। अब जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट आपका कार्बोनाइल कंपाउंड के दो ग्रुप आ जाएंगे। अब दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक, इतनी बात याद ही रखना पड़ेगी। अब चाहे कहीं पर भी डबल बॉन्ड हो, इसी तरीके से आपको तोड़ना है, सोचना नहीं है। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, अब आप ऐसे ही समझो। अब मैं डायरेक्ट पूछना चाहता हूं कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहीं से तोड़ देना है बीच से, एक O इधर और एक O इधर। बोले सर ये बनेगा? हाँ वो तो बनता है, वो सिंपल सी बात है, ठीक। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि एसीटोन प्रोडक्ट बनेंगे, यानी कि अगर इसका रिजल्टेंट देखा जाए तो एसीटोन इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई कहता है कि ये हमारे पास में ब्यूट-2-ईन है, अब आप बताओ कि ब्यूट-2-ईन में क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसका अगर ओजोनोलिसिस करा दें तो आपको एसिटल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, इसमें यहां पर एसीटोन के दो, यहां एसिटल्डिहाइड के दो मिल जाएंगे। समझ में आ गई आपकी बात, नहीं आ गई जी? क्लियर हो गई बात? अब अगर मान लो आपसे कोई कह देता है, भैया ये बताइए कि जी, अगर कोई कह देता है कि हमारे पास में ये है, देखो जादू से सीखिए आप, ये है, ये है। अब यहां पर भी तोड़ने वाली बात हुई, तो यहां पर कैसे तोड़ेंगे? खड़े तोड़ दीजिए आप, यहीं से तोड़ दीजिए। अब आप देख लेंगे कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बताइए। एक यहां पर एसीटोन बन जाएगा, एक यहां पर एसीटोन बन जाएगा, और एक यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, है ना सिंपल तरीका। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, किससे बने हैं ये भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है जी। अब एक केस ये भी आ सकता है पेपर में कि ये बताओ कि ये प्रोडक्ट किससे बना है
ये मान लेते हैं प्रोडक्ट है, ठीक है, ये सपोज कर लेते हैं ये प्रोडक्ट के दो बने हैं, तो ये प्रोडक्ट है तो इसका रिएक्टेंट क्या रहा होगा ये आपको बताना है। तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल को आमने सामने रखो और हाइड्रोजन नोच दो पकड़ करके, मैंने आपको सिखाया भी था। ऐसे केस में इसका एल्कीन क्या रहा होगा, तो आपको करना क्या है, आप ऐसे दो मॉलिक्यूल आमने सामने रखिए, मैंने आपको सिखाया भी था, आपको याद होगा कि जब पूछा जाए ये किस एल्कीन से बनेंगे तो ये दो हाइड्रोजन पकड़ के खींच लो, यहां से दोनों हाइड्रोजन जब पकड़ करके खींचे तो फिर आपका प्रोडक्ट यहां पर ये वाला बन करके आ गया, ठीक है, ये वाला बन करके आ गया। समझ में आ गई बात नहीं? तो ये चीज आपको नोट करनी चाहिए कि कब कौन सा प्रोडक्ट, यानी जब पूछे कि मान लो इस ये कैसे बनेगा, अगर मान लो आपसे कहा जाए कि ये बताओ कि ये कैसे बनेगा, ये बनना है और एक आपका ये बनना है, ये बताओ कैसे बनेंगे। CO2 नहीं O2 निकाल देना है, एडजेसेंट डाई इन टाइप कंपाउंड में O2 निकाल देना है, CO2 नहीं निकालना है, CO2 नहीं निकालना है, O2 निकालना है। वो बॉन्ड यहां से खिंच गया, यहां से खींचिए बस, उधर से मतलब नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, इनके दोनों मुंह आमने सामने रखिए और जोड़ दीजिए ऐसे करके, ये ऐसे बन जाएगा, सिंपल। तो सीखे ना कुछ आज, सीखे ना कुछ आज नई बात, या नहीं सीखे। इसके बाद है इसका पॉलीमेराइजेशन, यहां ध्यान दीजिएगा, पॉलीमेराइजेशन। कुछ नया कुछ सीखने को मिला, नहीं मिला भाई, ये तो सबने पढ़ा होगा हमने, लेकिन आज रिवीजन तो हो गया ना, नया कोई नई चीज थोड़ा ना हो गई यहां पर। अब अगर मान लो इनका हम लोग वो जो पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पॉलीमर हमने पढ़ाए हुए हैं, तो यहां पर अगर हमने ये एल्कीन ले लिया इथीन तो आपका पॉलीथीन बन जाएगा, अगर आपने यहां पर विनाइल क्लोराइड ले लिया तो PbC बन जाएगा, ये भी आपको पता है। अगर मान लो आपने टेट्राफ्लोरोइथीन ले लिया तो आपको पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन मिल जाएगा। ये इस तरीके से ये सब एल्कीन के ही पॉलीमर है। इसका पॉलीमर बताओ, नाम बताओ, केवल इसका नाम बताओ। पॉलीथीन बनेगा, इसमें पॉलीथीन बनेगा, इसका नाम बताओ, इसमें PVC बनेगा, इसमें बनेगा टेफ्लॉन बनेगा, टेफ्लॉन, पॉलीटेट्रा है ना, पॉलीटेट्राफ्लोरो इथाइलिन, PTFE, जिसे आप टेफ्लॉन के नाम से भी जानते हो। ठीक है, आपको पता है, टेफ्लॉन में बोल रहा हूं लगातार, टेफ्लॉन के नाम से भी जानते हो। स्टाइरीन से क्या बनता है, अच्छा इस कंपाउंड से क्या बनता है ये भी आपको पता होगा ना, इस कंपाउंड से क्या बनेगा, इस कंपाउंड से बनेगा आपका, नाम बता दो, पॉलीस्टाइरीन बनेगा, पॉलीस्टाइरीन बनेगा। नाम जरूरी है जानना, बिना नाम के काम नहीं चल पाएगा, इतनी बात याद रखना। एक रिएक्शन आपको याद होगी ल्यूसाइट वाली, याद है आपको, कि ल्यूसाइट वाली भी कभी कभी रिएक्शन पूछी जाती है, तो वो आप कर लेंगे। AsCl3 से रिएक्शन कराते हैं और AsCl3 से रिएक्शन कराने पर AsCl2 बनता है और एक जगह पर आपको जोड़ देना पड़ता है Cl, तो वो ल्यूसाइट वाली रिएक्शन भी आप कर लीजिएगा, कर लेंगे ना जी। तो ये था हमारा एल्काइन, सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो। ठीक है ना, इसी के बाद अब हम कल कंटिन्यू कर लेंगे एल्काइन भी, और कल आपको एल्काइन पढ़ा करके क्वेश्चन भी कल ही करा देंगे, ठीक है। आज थोड़ा थक भी गया हूँ, लखनऊ तक गया था थोड़ा सा काम से, तो वापस अभी रात के 8:30 बजे ही आया हूँ और आज मैं तुरंत चाय पी करके आपको पढ़ाने लगा हूँ। तो फिलहाल मैं आपसे यही कहूंगा कि कल हम आपको एल्काइन कराएंगे और क्वेश्चंस भी करा देंगे, ठीक, नहीं तो वरना आज तो मूड था मैं एल्काइन आज ही कराता, लेकिन थक गया हूँ ज्यादा।
ओके, गुड नाइट।